नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव के लिए आज वीडियो रथ बीजेपी रवाना करने जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां से बीजेपी का वीडियो रथ रवाना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। आज 12 बजे दीनदयाल परिसर से रथ रवाना होंगे। उपचुनाव में अलग अलग तरीकों से रणनीति तैयार की जा रही है। वॉर रूम बीजेपी ने तैयार किए हैं, तो अब वीडियो रथ भी अलग अलग जगहों में भेजे जाएंगे। जिन जगहों पर उपचुनाव हैं, उन विधानसभाओं में वीडियो रथ के जरिए बीजेपी की घोषणाओं, वादों का जिक्र करते हुए वीडियो रथ घुमाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। इधर कमलनाथ आज गुना दौरे पर है। पीसीसी चीफ बमोरी विधानसभा में प्रचार करेंगे। बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कमलनाथ शामिल होंगे। तो पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में गुना के दौरे पर आज रहेंगे कमलनाथ। बमोरी विधानसभा सीट में बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कमलनाथ शामिल होंगे। कृषि कानून का विरोध जारी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ आज प्रदर्शन करेगा। केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर विरोध होगा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बंगले का घेराव करेंगे। कानून को वापस लेने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो किसान मजदूर संघ ने, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का घेराव करने के लिए जाएंगे तमाम किसान मजदूर संघ के सदस्य। कानून को वापस लेने की मांग का ज्ञापन किसान मजदूर संघ सांसद सुनील सोनी को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही अब चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने बयानों से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खंडवा पहुंचे अरुण यादव ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 बागियों का हिसाब जनता 3 नवंबर को मतदान में करेगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने अरुण यादव से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। मांधाता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का संसदीय क्षेत्र आता है। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है कि यहाँ की सीट कांग्रेस जीते। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है उपचुनाव की, किस तरह की लड़ाई है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ ईमानदार लोग खड़े हैं और एक तरफ बेईमानों की फौज है। वो तो हमारी भूल थी कि 2018 में हमने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया और इस मानदाता के लोगों ने 15 साल का बड़ा संघर्ष को नष्ट करके एक व्यक्ति को निर्वाचित किया। लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया है वो जनता के सामने है। क्या रणनीति रहेगी कि उनको इस बार फिर जो है उनने जो किया है कांग्रेस के साथ उसका सबक सिखाए? ये तो जनता खुद ही समझ रही है कि जिन लोगों ने उस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है, जनता निश्चित रूप से उसका हिसाब किताब, आजकल हिसाब किताब तो वोट से होता है, अपना वोट देकर कांग्रेस को उम्मीदवार के जिताकर इसका हिसाब किताब होता है। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जो बता रहे हैं कि जनता जो है वोट से, उनकी जो बागी जो है उनको वोट से सबक सिखाएगी। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, मांधाता, खंडवा।
मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दतिया की भांडेर आरक्षित सीट में कांग्रेस पार्टी के महासचिव अरुण भारती उर्फ अन्नू के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने का केस दर्ज करने से सियासत और गर्मा गई है। सेवड़ा से कांग्रेस विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने पूरे मामले को झूठा बताकर बसपा के प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि महेंद्र बौद्ध ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बसपा का दामन थामकर उसके प्रत्याशी बन गए हैं। वहीं अरुण भारती के खिलाफ केस में फरियादी धनाराम सिंह यादव महेंद्र बौद्ध के खिलाफ करीबी माने जाते हैं। घनश्याम सिंह ने बसपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध पर बीजेपी का डमी प्रत्याशी होने का आरोप लगाया है। इस बात पर महेंद्र बौद्ध ने पलटवार कर घनश्याम सिंह को भाजपा का करीबी बताया। हम लोग घनश्याम सिंह जी से ये कहना चाहते हैं कि शीशे के मकानों में रहने वाले लोग पत्थर दूसरे के मकान पे नहीं फेंकते। 3/5/16 का ऑर्डर कलेक्टर का, इसमें उनने अन्नू भारती के जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल किया। उसके विरुद्ध अपील, रिट अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अभी पूरा फाइनल मामला हुआ नहीं है। इसके बावजूद बिना दिमाग लगाए सीधे 420 का केस रजिस्टर कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत किया गया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी और महेंद्र बौद्ध जी मिले हुए हैं। ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला जहां आज फैसला आ सकता है। मामले में छानबीन समिति फैसला सुना सकती है। ऋचा जोगी ने जवाब के लिए कल वक्त मांगा था। ऋचा जोगी ने 10 दिन का वक्त मांगा था। साथ ही कोरोना संक्रमण का हवाला दिया था। ये भी कहा था कि कोरोना के चलते 7 से 11 तारीख तक कार्यालय बंद रहे, जिसकी वजह से वो दस्तावेज नहीं जुटा पाई हैं। ऐसे में उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए 10 दिन का वक्त मांगा था और आज इस मामले में छानबीन समिति अपना फैसला सुना सकती है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए जेसीसीजेपी पूरा जोर लगा रही है। ऋचा जोगी को विधायकी के लिए उम्मीदवार बनाने की पूरी कोशिश जोगी परिवार की, लेकिन आरोप ये भी है कि सरकार या कांग्रेस ये चाहती नहीं है कि जोगी परिवार मरवाही से चुनाव लड़े। बहरहाल अब जाति का मुद्दा फिर से आ गया है। अब ऋचा जोगी की जाति पर आज फैसला आ सकता है। विनय वर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, कल जवाब पेश किया ईमेल के जरिए ऋचा जोगी ने, आज किस तरीके का फैसला आ सकता है? क्या उम्मीद जताई जा रही है इसको लेकर और क्या तैयारी है? बहरहाल देखिए, जोगी परिवार की जाति को लेकर के जो विवाद है वो पुराना है। अब इस बार जो ऋचा जोगी का जो जाति है उसको लेकर के जो मामला चल रहा है, इधर संत कुमार नेताम ने खुद को हाई कोर्ट में याचिका लगाकर कहा है कि इस पे उनको पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि वो लंबे समय से इस मामले को पूरी तरह से देख रहे हैं और उसको जान रहे हैं। अब गोंड जाति को लेकर के ऋचा जोगी ने अभी अड़ी हुई हैं कि हमारा जो जाति है वो गोंड जाति है। समिति के सामने उन्होंने ईमेल के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि हालांकि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बिलासपुर हाई कोर्ट और पटवारी कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज तो नहीं निकाल पाई हैं, लेकिन जैसे ही दस्तावेज कार्यालय खोलते हैं वो दस्तावेज निकाल के कोर्ट के सामने जो समिति है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल उन्होंने अपनी जाति है गोंड जाति ही बताई है। मामला पूरे उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मरवाही का उम्मीदवार जेसीसीजे अपना घोषित करना चाहती थी इनको, ऋचा जोगी को, लेकिन अभी जो जातिगत मामला है, आरोप यह है कि सरकार और बीजेपी इनको रोकना चाहती है, वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। लेकिन इधर रविंद्र चौबे उनका जो पक्ष आया है कि न ही उनकी जाति का डिसीजन सरकार के द्वारा किया जा सकता है और न ही उन्हें चुनाव लड़ने या रोकने की कोई प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा सकती है। इन सब तमाम आरोपों को रविंद्र चौबे ने एक तरह से खारिज कर दिया है। इधर जो अमित जोगी हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार और उत्तराधिकारी एक तरह से घोषित कर दिया है मरवाही उपचुनाव के लिए जेसीसीजे पार्टी से। और हो सकता है कि अगर जो ऋचा जोगी हैं उनकी जाति का फैसला नहीं आता है तब तक हो सकता है कि अमित जोगी अपने आप को वहाँ का उम्मीदवार घोषित कर दे। हालांकि उनका भी मामला अभी पेंडिंग है जाति को लेकर के। इधर जो लोग लगातार इन सब के बीच में जनसंपर्क जो मरवाही से किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और जोगी जो कांग्रेस है उनके द्वारा, इन सब के बीच में अभी फोकस इस बात पे है कि किस तरह से सीट को निकाला जाए। फिलहाल जो समिति के सामने ऋचा जोगी के भाई ऋषभ वो
उपस्थित हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी आज इस समिति पे फैसला आ सकता है। हालांकि अभी कुछ और पेच हैं, इसमें कुछ और ईमेल किए जा सकते हैं आज, और नए जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं। तो आज ऐसा आ ही जाएगा, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ आगे मामला बढ़ सकता है इसमें, और केवीए इसमें हाई कोर्ट में भी इसकी मामले की सुनवाई हो सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। और खबर ये भी है कि अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में क्या आगे निकल कर आता है, ये आपको अपडेट हम देंगे। सबसे पहले खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना की। कोरोना वायरस दुनिया भर के देशों में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी लगातार तबाही मचाए हुए है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 10% मरीजों में दोबारा कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई मरीज जो अपना प्लाज्मा डोनेट करने अस्पताल जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही है। अकेले अरबिंदो अस्पताल से ही कोविड-19 में ही ऐसे 12 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें एंटीबॉडी बनी नहीं है। अब डॉक्टर मान रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनमें एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पा रही है और दोबारा पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ा है। कोरोना से ठीक होकर के भी उनमें एंटीबॉडी उतना नहीं बन पाया जिस लेवल पे एंटीबॉडी उनके बॉडी में बनना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स हमारी इम्यूनिटी कैसी है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। और यदि कोरोना पेशेंट जो नेगेटिव हो गया है लेकिन उसमें यदि एंटीबॉडी नहीं बनी है तो वो वापस ही उसके रिपीट पॉजिटिव होने के चांसेस तो बने रहते हैं। रायगढ़ जिले में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। जानकर हैरत होगी कि जिले में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर राजनांदगांव और बिलासपुर जैसे शहरों से भी ज्यादा है। जिले में अब तक 99 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण से जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि जिले में ज्यादातर मरीज लक्षण छिपा रहे हैं और जांच से परहेज कर रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन होने पर ही वे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, परिवार के एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद बाकी के सदस्यों में कोरोना फैल रहा है। लोग जमीनी स्तर पर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। हमने ज़्यादातर देखा है कि जितनी भी डेथ्स हैं उनमें पेशेंट थोड़ा देरी से स्वास्थ्य विभाग में या हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण मुझे दिखता है। दूसरा, एक हम इसको इत्तेफाक भी कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि जो भी डेथ्स हैं रायगढ़ में, उसमें ज़्यादा करके जो पेशेंट हैं उनको कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज़ या किडनी की प्रॉब्लम्स रही हैं। हमारे यहाँ लगभग 99 डेथ हुई है अभी तक। निसंदेह डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में एक साथ जो लक्षण वाले लोगों को चिन्हांकित करने के लिए एक सर्वे अभियान चालू किया है, सघन सर्वे अभियान। 10वीं 12वीं बोर्ड की पढ़ाई के बाद अब कक्षा 9वीं और 11वीं की पढ़ाई का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लिया है। बोर्ड कक्षाओं के सिलेबस में 30 से 40% की कटौती के बाद नए पाठ्यक्रम पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन अब कक्षा 9वीं और 11वीं की ऑनलाइन मोड पर स्पेशल क्लास शुरू की गई है, जिसमें मंडल में पहुंचकर शिक्षक हर दिन 40 मिनट की क्लास दे रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रश्न पत्र तैयार करता है। हर विषय की होने वाली कक्षा के लिए छात्रों को एक हफ्ते पहले ही टाइम टेबल भेजा जाता है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट से छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्लास होने के बाद सभी वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है। हमारे चेयरमैन सर और सेक्रेटरी सर के मार्गदर्शन में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसे सुदूरवर्ती बच्चे भी आसानी से देख पा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं वो अपनी सेवाएं इसमें लगातार दे रहे हैं। 10th और 12th की मैथमेटिक्स की क्लास ली जाती है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 40 मिनट के दरमियान बच्चों को सभी लेवल के सभी कॉन्सेप्ट को ऑनलाइन हम अच्छे विज़न के साथ प्रस्तुत कर पाए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये एक सराहनीय प्रयास है। बहुत अच्छा था और 9th और 11th का भी स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ आसान नहीं दिख रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि उन्होंने 9th और 11th की भी क्लासेस स्टार्ट की।
प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाएं खत्म होने से पहले ही अब परीक्षा फीस वापस करने की मांग उठने लगी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सालाना सेमेस्टर परीक्षा चल रही है, जिसके लिए छात्रों ने परीक्षा शुल्क जमा किया था, लेकिन कोरोना को देखते हुए परीक्षा एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति से ली जा रही है, जिसके तहत छात्रों ने परीक्षा के लिए खुद के खर्च से उत्तर पुस्तिका तैयार की है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि जब उत्तर पुस्तिकाएं हमने खुद ही तैयार की है और स्पीड पोस्ट में पैसे खर्च कर उत्तर पुस्तिका भेज रहे हैं, तो परीक्षा शुल्क वापस होना चाहिए। पहले सभी छात्रों ने अलग अलग कोर्स के हिसाब से 1000 से 1700 रुपए तक एग्जाम फीस जमा की थी। विश्वविद्यालय कह रहा है कि परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कुल सचिव के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होने वाली परीक्षाओं का खर्च बराबर होता है। इस बार हो रही वार्षिक सेमेस्टर और प्राइवेट के सभी छात्रों को मिलाकर लगभग 1,83,000 बच्चे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हैं। 2000 रुपये जमा किए थे एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, और अभी जो हमारे एग्जाम हुए हैं वो कि अभी हमारे घर बैठे एग्जाम हुए हैं, तो हमने आंसर शीट भी बाहर से खरीदी है, क्योंकि आंसर शीट 2 दिन बटे उसके बाद हम लोगों को आंसर शीट नहीं मिल पाए थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर से आंसर शीट खरीदी है। उसके बाद आंसर शीट जमा करने में जो स्पीड पोस्ट में जो खर्च हो पैसा भी हमने दिया है, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी, पर विश्वविद्यालय के द्वारा यह है कि हम अभी असमर्थ है देने में, और हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कैफ़े के द्वारा भेजते हैं पैसा, जो उनको वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा अगर करेंगे तो पैसा सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो विश्वविद्यालय ने बोला कि अगले बार जो भी परीक्षा होगी हम उसमें फीस कम करेंगे, ताकि बच्चों का जो भी है नुकसान ना हो। अभी जो एग्ज़ाम जो हुआ है, एग्ज़ाम फ्रॉम होम, उसमें जो ऑफलाइन मोड पर जो होने वाले एग्ज़ाम में होने वाले खर्च लगभग बराबर हैं, तो मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई अलग से फीस रिफंड करने जैसे बात होगी। बाकी यदि आगे कोई इस पर कार्रवाई होगी तो बड़े स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। राजनांदगांव जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र से रविवार की देर शाम गुम हुई 3 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने उनके घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरामद किया है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरहज कुंड से 3 नाबालिग लड़कियां लापता हो गई थी। मामले की रिपोर्ट परिवार में दर्ज किए जाने के बाद पुलिस की कई टीम देर रात तक नाबालिगों को तलाशती रही। तीनों बालिकाओं को मोहल्ला क्षेत्र के एक गांव से तड़के 3 बजे बरामद किया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि नाबालिग बच्चियां अपने घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। कि वो तीनों बच्चियां सही सलामत उनके माता पिता को मिल गई हैं, और मैं इसके लिए सभी पुलिस प्रशासन, एसपी राजनांदगांव, टीआई मोहल्ला, टीआई अंबागढ़ चौकी थाना के और एसडी ऑफिसर सबको धन्यवाद देती हूँ। 3 बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का मिसिंग का रिपोर्ट आया था। तत्कालीन वहीं पे हम लोगों का टीम उसको बरामद किया गया है। रात का अराउंड 2 बजे करीब हम लोग उसको बरामद किया है मोहल्ला के एक गाँव में, और उसके बाद उसका विवेचना में लेके जाके उसका भी कार्रवाई किया जा रहा है। बिलासपुर में बेखौफ रेत माफिया एनजीटी के सख्त निर्देश पर बंद खनन के बाद भी धड़ल्ले से रेत के अवैध खनन में जुटे हैं, वो भी प्रशासन की आंख के सामने। प्रशासन महज दिखावे की कार्रवाई में लगा है। यहां रेत माफिया की गुर्गे नदी में पोकलेन उतारकर रोजाना सैकड़ों हाईवा और ट्रैक्टर रेत का अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी की चपत लगा रहे हैं। विपक्ष इस पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसका ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रहा है। ये विधायक का है, अब तो मेरे को मालूम नहीं, तखतपुर विधायक का है, और ये जब से बरसात लगा तब से चल रहे हैं। जो अवैध उत्खनन है उसको लेके प्रशासन बहुत ही सीरियस है, और माइनिंग डिपार्टमेंट्स को भी शासन के निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं, और उनके द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है जहां से उत्खनन की शिकायतें आती हैं, और ऐसे वाहन भी और मशीनरी भी जो अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व है उन पर भी केसेस लगातार बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में रेत माफिया सक्रिय है, और सरकार के संरक्षण में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी की यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, तो अब मुझे लगता है कि सरकार की दादागिरी चल रही है। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्य मंत्री मोना सेन को ओबीसी महासभा के महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोना सेन के कार्यों को देखते हुए ये जवाबदारी सौंपी है। मोना सेन ने पदभार ग्रहण करने के दौरान कहा कि उन्हें जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है उसे वे पूरा करेंगे। साथ ही प्रदेश में ओबीसी महासभा के व्यापक विस्तार पर लगातार कार्यरत रहेंगे। इस दौरान ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मोना सेन को नियुक्ति पर बधाई दी है।
मेरे लिए इसलिए विश्वास किया गया है कि महिलाओं की एक टीम मेरे पास है और मेरे पीछे जो हमारी बहनें बैठी हैं हर समाज से बिलोंग करती हैं और ये सब हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का बचा हुआ था। रोजगार नहीं मिलने से नाराज रायगढ़ जिले के एसएससीएल बरौद माइंस के प्रभावित ग्रामीणों ने सोमवार को माइंस में धरना देकर काम बंद करा दिया। 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने माइंस के बाहर नाकेबंदी कर धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान माइंस में पूरे दिन काम ठप रहा और माइंस के बाहर ट्रकों की कतारें लगी रहीं। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने एसएससीएल पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि साल 2010 में एसएससीएल की बरौद ओपन कास्ट माइंस में उनकी खेतीहर जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन आज तक प्लांट प्रबंधन ने उन्हें नौकरी नहीं दी है। बता दें कि एसएससीएल प्रबंधन ग्रामीणों को भूमिगत खदानों में नौकरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्होंने ओपन कास्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी तो उन्हें नौकरी भी ओपन कास्ट माइंस में चाहिए। इस पर अधिकारियों का कहना है कि त्रिपक्षीय वार्ता कर ग्रामीणों की समस्या को हल किया जाएगा। हमारी जमीन है 2010 के अधिग्रहण, जो कि आज तक हमारा एसएससीएल नौकरी नहीं दी है और हमारा जो हमारा अधिग्रहण करी से जमीन में भी खेती नहीं कर पाथन, जो कि हमारे जीवन जीविका के साधन है छीन गई से। हमारा अभी तत्काल में हमारा नौकरी की जरूरत है। हमारे सबकी मांग है कि हमरा जहाँ जमीन दी से बरौद में, तो हमरा बरौद में ही नौकरी मिलना चाहिए और हमरा खुली खदान, हमारा जमीन है खुली खदान है तो हमरा खुली खदान में ही नौकरी मिलना चाहिए। और लगातार इसमें एसएससीएल के माध्यम से बातचीत जारी है और इनकी प्रमुख मांग पुनर्वास और जो विस्थापन जो किया गया है उसके एवज में प्रभावित लोगों के लिए नौकरी की मांग है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोड श्रवण के साथ।